हाँ जी, नमस्कार आप सभी को। आप सभी का स्वागत है अपने इस YouTube चैनल एडुरोही पर। मैं आपका अपना विजय भारत आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है, हम डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस किया करते हैं विद एमसीक्यूज। आज 3 अप्रैल के दिन आप सभी का करंट अफेयर्स की इस सुप्रभात सीरीज में स्वागत है। चलिए जी, पहली न्यूज की तरफ हम चलते हैं। EAM जयशंकर जी ने कहा है, हमारे विदेश मंत्री जयशंकर जी जो हैं, उन्होंने कहा कि भारत को यूएनएससी में परमानेंट सीट मिल जाएगी, लेकिन इसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। यूएनएससी का मतलब क्या है? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। हिंदी में कहा जाए तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में हमें परमानेंट सीट मिल जाएगी। इसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। जो हमारे ये केंद्रीय मंत्री हैं, इन्होंने कहा कि भारत, जापान, जर्मनी और इजिप्ट ने एक साथ मिलकर संयुक्त राष्ट्र के सामने एक प्रपोजल रखा है और उन्हें पूरा विश्वास है कि ये मामला जो है वो आगे बढ़ेगा। जब ये जो हमारे विदेश मंत्री जयशंकर गुजरात के राजकोट में गए हुए थे, तो वहां पर इन्होंने लोगों से इंटरेक्शन किया। तो वहीं ऑडियंस ने इनसे क्वेश्चन पूछा था कि क्या ऐसे आसार हैं कि हमें परमानेंट वहां पर सीट मिल जाए यूएनएससी में, यानी हम परमानेंट वहां के मेंबर बन जाएं, तो क्या ऐसा संभव है? तो उन्होंने इस तरीके से जवाब दिया था। ये कल की बात है, यानी कि 2 अप्रैल की बात है। ठीक है ना? तो बात आती है यूएनएससी, जो ये जिक्र हुआ है इसके बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यूएन के बारे में। यूएन को जब आप समझेंगे ना, यूएन है क्या, इसे हम हिंदी में कहते हैं संयुक्त राष्ट्र, या फिर आपने संयुक्त राष्ट्र संघ का नाम सुना होगा। ठीक है ना? इसके मुख्य 6 अंग हैं, टोटल 6 अंग। और इन 6 अंगों में से एक अंग है ये यूएनएससी, जिसे हम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद कहते हैं। ठीक है ना? 6 अंगों में से एक अंग है ये सुरक्षा परिषद। तो हम एक एक करते हुए सभी के बारे में बातें करेंगे, चिंता मत करो। तो सबसे पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूं, इसके बारे में आप बताने का प्रयास करेंगे। जैसे कि आपको मैंने बताया, यूएन संयुक्त राष्ट्र, तो ये एक अंतरराष्ट्रीय स्तर का संगठन है जिसका मुख्य उद्देश्य यही है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति बनाए रखना, सुरक्षा बनाए रखना। और इन्होंने अपना संविधान भी बनाया हुआ है। तो उस संवैधानिक चार्टर में कितने अनुच्छेद हैं, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो जिन्होंने बी ऑप्शन टिक किया होगा उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। 111 अनुच्छेद और 19 अध्याय हैं। इंग्लिश में कहें तो 111 आर्टिकल्स हैं और 19 चैप्टर्स हैं यूएन के इस कॉन्स्टिट्यूशनल चार्टर में। और इसी चार्टर के माध्यम से इनके जो सिद्धांत हैं वो निर्धारित होते हैं, इनकी काम करने की संरचना निर्धारित होती है और इनके उद्देश्य जो हैं वो निर्धारित हैं। ठीक है? अब चार्टर में जैसे 19 अध्याय बताए हैं। ठीक है? तो सबसे पहला जो अध्याय है, इसमें क्या बताया गया है? इसमें संयुक्त राष्ट्र के जो उद्देश्य हैं, इनके सिद्धांत हैं, उनके बारे में वर्णन किया गया है। जब हम अध्याय 2 की बात करते हैं, तो इसमें संयुक्त राष्ट्र की जो सदस्यता ग्रहण करेंगे उनके मानदंड क्या होंगे। ठीक है ना? तो वो बताया गया है। जब हम अध्याय 3 की बात करते हैं, तो संयुक्त राष्ट्र के जो 6 महत्वपूर्ण अंग हैं उनकी बात की गई है। 6 महत्वपूर्ण अंग जो हैं, अभी अगर हम बात करें इन महत्वपूर्ण अंगों के बारे में, चलो यहीं पर बता देते हैं ताकि आपको इसमें गलती ना हो। तो पहला अंग जो है वो तो महत्वपूर्ण रहता ही है, जिसे हम क्या बोलते हैं? यूएनजीए, यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। हिंदी में कहें तो संयुक्त राष्ट्र महासभा। ये तो पहला हुआ। एक है यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। हिंदी में कहें तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, जिसकी हम न्यूज पढ़ रहे थे, सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा जिनके बारे में, ये है वो यूएनएससी। ठीक है? जो एक महत्वपूर्ण अंग है यूएन का। और इन 6 महत्वपूर्ण अंगों के बारे में कहां पर लिखा हुआ है इनके संविधान में? तो आप कहेंगे अध्याय 3 में बताया गया है।
फिर एक आता है तीसरा अंग जो है उसे बोलते हैं इकोसोक, ठीक है, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल, आप कह सकते हैं काउंसिल टाइप में, ठीक है। हिंदी में कहें तो संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, ठीक है। ये तीन हुए। चौथा कौन सा है? यूएनटीसी यानी संयुक्त राष्ट्र न्यास परिषद। एक आता है आईसीजे, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की बात करते हैं। और छठा जो है आपका वो है यूएनएस, संयुक्त राष्ट्र सचिवालय। तो ये यूएन के 6 अंग हैं, महत्वपूर्ण अंग हैं। और इन 6 अंगों के बारे में कहां पर जानकारी दी गई है? यूएन के संविधान के अध्याय 3 में ये बातें कही गई हैं। अब जैसे हम अध्याय 4 से लेकर अध्याय 15 तक की बात करेंगे तो उसमें इन 6 महत्वपूर्ण अंगों के कार्य क्या हैं, इनकी शक्तियां क्या है, वो वर्णित है, ठीक है ना। फिर 16-17 अध्याय की बात करते हैं तो वहां पर संयुक्त राष्ट्र को अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों से जोड़ते हैं और चार्टर में संशोधन का प्रावधान भी किया गया है, ठीक है, 16 से 17। इस प्रकार से जो है आपके टोटल 19 यहाँ पर अध्याय हैं यूएन के, उन्हीं के आधार पे ये अपने काम करते हैं। अब एक क्वेश्चन और आपसे पूछा गया है, रिक्त स्थान संयुक्त राष्ट्र में शामिल होने वाला सबसे नवीनतम देश है। तो जैसे हम बात करते हैं यूएन यानी कि संयुक्त राष्ट्र के बारे में, इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति स्थापित करने के लिए, सुरक्षा बनाए रखने के लिए और मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी 1945 में। जब इसकी स्थापना की गई तो इसमें 51 संस्थापक देश थे। और वर्तमान की जब हम बात करते हैं यानी कि 2024 में हम जी रहे हैं, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र में कितने सदस्य देश हैं? 193। यानी कि सबसे बाद में जुड़ा कौन सा देश था? वो था दक्षिणी सूडान। तो दक्षिणी सूडान जो है वो सबसे नवीनतम ज्वाइन किया हुआ देश है। और इस देश के बारे में जब हम बात करते हैं, इस दक्षिणी सूडान ने 9 जुलाई 2011 को स्वतंत्रता हासिल की थी, ठीक है ना। और फिर कुछ ही दिन बाद में, 5 दिन बाद में यानी 14 जुलाई 2011 को यह दक्षिणी सूडान संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बन गया, यानी कि यूएन की सदस्यता ग्रहण कर ली आजादी के 5 ही दिन बाद में, ठीक है ना। तो इस प्रकार आपको ये बिंदु ध्यान में रखने हैं, इसमें कोई भी गलती नहीं करनी है। दक्षिणी सूडान के बारे में थोड़ी और जानकारी अगर हम जान लेने का प्रयास करेंगे तो इसकी राजधानी क्या है? राजधानी है इसकी जूबा। दक्षिणी सूडान की राजधानी है जूबा। जूबा बोर अल जबल के पश्चिमी तट पर बसा हुआ एक नदी बंदरगाह है, ठीक है ना। इसमें आपका कोई भी पॉइंट गलत नहीं होना चाहिए कभी भी। जब हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में, यानी ऑप्शन जो बी टिक किया हुआ है, बी लिखा हुआ है, तो इस ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा, ठीक है ना, कैनबरा। और ऑस्ट्रेलिया की अगर हम करेंसी की बात करें तो करेंसी क्या है वहां की? तो डॉलर है करेंसी, ऑस्ट्रेलिया की डॉलर है करेंसी, ठीक है। और फिर जब बात करते हैं ब्राजील के बारे में, ब्राजील की राजधानी क्या है? ब्राजीलिया, ब्राजीलिया। कई बार जय भी लिखा होता है सह की जगह, तो ब्राजीलिया। और वहां की अगर हम मुद्रा की बात करें, करेंसी की बात करें, तो ब्राजीलियन रियाल वहां की करेंसी है। इंडिया की राजधानी क्या है? नई दिल्ली। और इंडिया की करेंसी कौन सी है? रुपया, है ना, रुपया। और जब फिर बात करते हैं दक्षिणी सूडान के बारे में, आपसे क्वेश्चन पूछा ही गया था, राजधानी तो मैंने आपको बता दी दक्षिणी सूडान की। तो वहां की मुद्रा क्या है? आप कहेंगे दक्षिणी सूडान की मुद्रा का नाम है पाउंड। तो इस प्रकार आपको ये बातें ध्यान में रखनी है इससे संबंधित, ठीक है। ये पॉइंट भी हो गया, बहुत बढ़िया जिन्होंने ऑप्शन सही टिक किया था। अभी मैंने आपको क्या बताया था? यूएन के संविधान में अध्याय 3 जो है ना, उस अध्याय 3 में क्या लिखा गया है? यूएन के 6
महत्वपूर्ण अंगों के बारे में बताया गया है। 6 महत्वपूर्ण अंग, ठीक है ना। सभी के नाम भी मैंने आपको लिखवाए थे। कौन कौन से नाम थे वो, जैसे मैंने आपको बताया था, पहला संयुक्त राष्ट्र महासभा, दूसरा बताया था संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जिसे हम क्या बोलते हैं, यूएनएससी, ठीक है। और तीसरा कौन सा था, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, चौथा था संयुक्त राष्ट्र न्यास परिषद, पांचवा अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, और छठा था संयुक्त राष्ट्र सचिवालय। तो इन 6 महत्वपूर्ण अंगों में से यूएनएससी जो महत्वपूर्ण अंग है, उस यूएनएससी के बारे में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। यूएनएससी यानी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। तो इसके 5 स्थायी सदस्य देश कौन से हैं वो बताने हैं आपको कमेंट में। जल्दी से बता दीजिए कमेंट में कौन सा ऑप्शन इसमें से ठीक रहेगा। तो जिन्होंने ऑप्शन टिक किया होगा इसमें सी ऑप्शन उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, रूस और चीन, ये यूएनएससी के 5 स्थायी सदस्य देश हैं। और कोई भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोई डिसीजन लेना हो तो सभी पांचों के समन्वय से ही लिया जाता है। अगर मान के चलो कोई एक व्यक्ति, यानी कि व्यक्ति नहीं कहेंगे, एक देश कहेंगे, यहाँ 5 देश है ना, मान के चलो किसी भी मुद्दे पर निर्णय लेना है और किसी एक देश ने कह दिया कि मुझे ये बात पसंद नहीं आई, यानी कि उस पावर को क्या बोलेंगे, उसे बोलते हैं वीटो पावर। अगर पसंद नहीं आई है वो बात तो वीटो लगा दी जाए, तो फिर वो निर्णय जो है वो अधूरा रह जाएगा, वो लागू नहीं हो पाएगा। इसी यूएनएससी में ही भारत स्थायी सदस्यता चाहता है। थोड़ा सा हम यूएन की इस सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में बात कर लें, यानी कि सुरक्षा परिषद के बारे में बात कर लें, जिसके बारे में अभी कल ही बात कर रहे थे जयशंकर जी, ठीक है ना, कि हम इसमें ये स्थायी सदस्यता लेंगे लेकिन हमें मेहनत करनी पड़ेगी। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य होते हैं, टोटल तो होते हैं 15 में से 5 स्थायी सदस्य होते हैं और 10 जो हैं वो अस्थायी सदस्य होते हैं, ठीक है। इनका स्थायी तो रहते ही है, इनका कभी भी क्या है, कोई भी बदलाव नहीं होता है, ठीक है, स्थायी सदस्यों का। और अस्थायी सदस्य जो है उनका चयन होता है 2 साल बाद क्षेत्रीय आधार पे, ठीक है। और ऊपर आप जो 5 फोटो दिखाई आप देख रहे हो ना, 5, ये पहला है चाइना, ठीक है, यानी ये तो स्थायी सदस्य है। तो चाइना की तरफ से प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति ये है, नीचे नाम भी लिखा हुआ है। उसके बाद में फ्रांस है, उसके बाद में रशियन फेडरेशन, यूनाइटेड किंगडम और यूएस। तो ये 5 देश जो हैं वो हैं आपके स्थायी सदस्य यूएनएससी में। और बाकी जो ये बच गए 10, ये जो 10 देश हैं वो हैं अस्थायी देश, ठीक है, यानी कि इनमें परिवर्तन होता रहता है हर 2 साल बाद। जब बात करते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यानी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की, तो इसका अभी प्रेसिडेंट कौन है, यानी कि इसका अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, आप कहेंगे इसका अध्यक्ष देश है माल्टा। माल्टा का यहाँ पर क्या है, ये देश का नक्शा भी बना हुआ है और ये इसने अध्यक्षता कब संभाली है, अप्रैल 2024 में ही, ठीक है। अब माल्टा के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको बता देते हैं। तो माल्टा जो है, माल्टा की राजधानी कौन सी है, वेलेटा। वेलेटा माल्टा की राजधानी है। यूरोपीय संघ की सबसे छोटी राजधानी कही जाती है वेलेटा। माल्टा देश की मुद्रा की अगर हम बात करें तो वहां की मुद्रा क्या है, यूरो। यूरो वहां की मुद्रा है, ठीक है। ठीक इसी प्रकार ज्यादा अगर हम डिस्कस नहीं करेंगे तो भी चलो 5 स्थायी सदस्यों के बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहला यूएसए बताया था, और ये यूएसए कौन से महाद्वीप में पड़ता है, तो आप कहेंगे ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का हिस्सा है, ठीक है ना। अमेरिका जिसे हम संयुक्त राज्य अमेरिका बोलते हैं, और इस संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी क्या है, वाशिंगटन डीसी। और यहाँ की मुद्रा क्या है, अमेरिकी डॉलर,
विश्व के सबसे शक्तिशाली मुद्राओं की बात की जाए तो इसमें नाम इसका भी आता है, अमेरिकी डॉलर का। ये तो हुई, ठीक है, यूएसए के बारे में बात। फिर जब हम बात करते हैं इसके बारे में, तो जो यूरोपीय महाद्वीप है उसमें दो देश आते हैं। एक का नाम तो आता है आपका यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम जो है उसकी वैसे राजधानी क्या है, आप कहेंगे लंदन है राजधानी, और वहां की राजधानी क्या है, तो आप कहेंगे पाउंड स्टर्लिंग वहां की मुद्रा है, यानी कि करेंसी है, जिसको कॉमन हम पाउंड ही बोलते हैं। जब हम यूके की बात करते हैं तो ये कितने क्षेत्रों से मिलकर बना है, इंग्लैंड, इंग्लैंड से, और एक इसमें उत्तरी आयरलैंड है, उत्तरी आयरलैंड। और जब बात करते हैं हम स्कॉटलैंड की, स्कॉटलैंड, और साथ में वेल्स, तो इन चार क्षेत्रों के समायोजन से मिलकर बना है यूके। और इस यूके की कॉमन राजधानी क्या है, लंदन है, ठीक है ना। और बाकी सभी की अलग अलग राजधानी है, इंग्लैंड की भी, उत्तरी आयरलैंड की भी है, स्कॉटलैंड की, वेल्स की भी, ठीक है ना। तो फिर एक यूरोपीय देश दूसरे की बात कर लेते हैं जिसका नाम है फ्रांस। फ्रांस की राजधानी क्या है, तो आप कहेंगे फ्रांस की राजधानी है पेरिस, पेरिस। और फ्रांस की जो मुद्रा है वो क्या है, यूरो। तो अब हम चलते हैं, ये तो हो गए तीन देश है ना जो स्थायी सदस्य देशों में आते हैं। दो देश और बच गए, एक तो है रूस। रूस, कुछ हिस्सा रूस का हमारे एशिया में पड़ता है और कुछ यूरोप में पड़ता है। तो रूस की राजधानी की बात की जाए तो मॉस्को वहां की राजधानी है, और मुद्रा की बात की जाए तो रूसी रूबल वहां की मुद्रा का नाम है। फिर आ जाता है चीन, और चीन हमारे एशिया में है, और चीन की राजधानी कौन सी है, आप कहेंगे बीजिंग, बीजिंग, है ना। और वहां की मुद्रा क्या है, युआन। कभी कभी आपने पढ़ा होगा रैन मिनबी, रैन मिनबी, है, तो ये नाम भी आपको पढ़ने को मिलेगा। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो हमने इसके बारे में देखे हैं। और अभी पिछले ही महीने 28 मार्च की बात है, एक संगठन जिसका नाम क्या है, यूएनएससी, यूएन का ये एक पार्ट है। तो यूएनएससी की मीटिंग हो रही थी थोड़े ही दिन पहले, 28 मार्च की बात है। तो ये फोटो उसी कार्यक्रम की है, केवल आपको दिखाने के लिए कि यूएनएससी की मीटिंग कैसे होती है, ठीक है ना। चलो जी, बहुत ही बढ़िया है। अब जैसे हम एक बात कर रहे थे चीन की, है ना, अभी मैंने बताया चीन की राजधानी बीजिंग है और वहां की मुद्रा क्या है, युआन। अब चीन क्या है, आपको पता है हर बार अपनी विस्तारवादी नीतियों को लेकर कुछ न कुछ ये पंगा करता ही रहता है, कभी कभी नए नक्शे जारी करता रहता है। अभी उसने क्या है, बीजिंग की जो वहां से एक अपडेट आई है, उसने एक नया मैप जारी किया है जिसमें उसने अरुणाचल प्रदेश के 30 क्षेत्रों का नाम बदल दिया है, और उस 30 क्षेत्रों को अपने चाइना का बताया है, ठीक है। और इंडिया की जो गवर्नमेंट है उन्होंने इसे इलीगल बताते हुए ये कहा है कि नाम बदलने से कुछ नहीं होता है, ठीक है। और उसी के बीच में एक हमारे असम के मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने कहा है कि टिट फॉर टैट, यानी कि जैसे को तैसा, जैसे को तैसा, यानी कि अगर वो नाम बदल रहे हैं हमारे राज्य अरुणाचल प्रदेश का, तो हम भी क्या है, जो तिब्बत है जिस पर अधिकार किया हुआ है चाइना ने, हमें तिब्बत के नाम बदल देने चाहिए, ठीक है, ऐसा कहा है असम के सीएम ने। और असम के सीएम वर्तमान में कौन है, हेमंत बिस्व शर्मा वहां के जो वर्तमान में क्या है, सीएम है। जब बात करते हैं हम असम के वर्तमान में गवर्नर कौन है, तो क्या आप बता सकते हैं, असम के गवर्नर वर्तमान में है गुलाब चंद कटारिया, कटारिया वहां के गवर्नर हैं वर्तमान के। तो इन्होंने कहा है कि जैसा वो करते हैं बार बार, हमें भी क्या है कुछ अलग करना चाहिए। वो हमारे अरुणाचल प्रदेश के कभी स्थान बदल देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं और कहते हैं ये तो हमारा है।
तो हमें भी क्या है, तिब्बत के बारे में कुछ ऐसा कहना चाहिए, नाम बदल देने चाहिए। और वैसे भी हम कह सकते हैं हमारा प्राचीन इतिहास जो है वो तो कैलाश पर्वत तक हमारा है, ठीक है ना। इस प्रकार से अब कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं अरुणाचल प्रदेश के बारे में। तो बताइएगा जरा, अरुणाचल प्रदेश के बारे में थोड़ा बता दीजिएगा। अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। वर्तमान में मुख्यमंत्री अरुणाचल प्रदेश के, जिन्होंने ऑप्शन ए टिक किया होगा पेमा खांडू, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा, बहुत ही बढ़िया बताया है सभी ने। अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री पेमा खांडू हैं। जब हम अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ की राजधानी क्या है, ईटानगर। ईटानगर जो ये अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो 20 फरवरी को मनाया जाता है, यानी 20 फरवरी को मनाया गया था। 20 फरवरी 1987 को इसकी स्थापना हुई थी। पहले इसे किस नाम से जाना जाता था, नेफा के नाम से इसे जाना जाता था। अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, 83,743 वर्ग किलोमीटर का है हमारा ये अरुणाचल प्रदेश। इस अरुणाचल प्रदेश का सबसे बड़ा नगर ईटानगर है, जो वहां की राजधानी भी है। और अरुणाचल प्रदेश में वर्तमान की अगर दृष्टि से देखें तो वहां पर कितने जिले हैं, 23 जिले हैं। जब हम वहां पर लोकसभा की सीटों की बात करें तो लोकसभा की सीटें कितनी हैं, 2, और राज्यसभा की सीटें वहां पर कितनी हैं, आप कहेंगे 1। और विधानसभा जो है, विधानसभा की कितनी सीटें हैं वहां पर, तो आप कहेंगे वहां विधानसभा की सीटें हैं 60। इस प्रकार आपको ये बिंदु जो है वो ध्यान में रखने हैं, इसमें कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। बाकी ऑप्शन में बात कर लेते हैं, जैसे चंपई सोरेन नाम आपने यहाँ पर देखा है। चंपई सोरेन जो है वो कहाँ के मुख्यमंत्री हैं, वो तो झारखंड के मुख्यमंत्री है ना, झारखंड के। नीतीश कुमार के बारे में तो जग जाहिर है, ये तो बिहार के मुख्यमंत्री हैं। और नायब सिंह सैनी ये हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। अभी इनको मुख्यमंत्री का जो पदभार संभाला है ना इन्होंने, अभी मुख्यमंत्री पहले मनोहर लाल खट्टर थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हो गए हैं, ठीक है। चलिए जी, अब अरुणाचल प्रदेश के बारे में ही थोड़ा सा और बता दीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप अरुणाचल प्रदेश का है, यानी अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है, कौन सा इसमें से ठीक रहेगा, जल्दी से बताने का प्रयास करेंगे। जिन्होंने इसमें ऑप्शन टिक किया होगा जल्दी जल्दी बताएं कौन सा ठीक रहेगा। सबसे पहले जैसे हम बात करते हैं ऑप्शन सी, बंगरूबा। बंगरूबा जो है ना वो अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। वैसे और भी लोक नृत्य हैं अरुणाचल प्रदेश के, जैसे हम बात करते हैं, एक आता है भुइयां। भुइयां, कभी कभी आपने भुइयां पढ़ा होगा शब्द, है ना, वो भी यहीं का है, ठीक है। और एक नाम आता है चलो, नाम से चलो, ये भी वहां का है। पासी कोंग की, ये भी क्या है, ये भी अरुणाचल प्रदेश का ही है। और एक नाम आपने सुना होगा पोपीर, पोपीर भी वहीं का है। और बारदो छम, बारदो छम, ये भी क्या है, अरुणाचल प्रदेश का ही है। बाकी जो ऑप्शन में दिए गए हैं उनके बारे में अगर हम बात करें, गरबा कहाँ का है, तो ये तो गुजरात का है, गुजरात। और पवरिया जो है, पवरिया कहाँ का है, ये तो बिहार का है, बिहार। और कालबेलिया ये राजस्थान का है ना। इस प्रकार आपको ये बातें ध्यान में रखनी है। हालांकि इनके बारे में और भी बताया जा सकता है, लेकिन आपको ज्यादा चिंता नहीं करनी, है ना, धीरे धीरे हम सब कवर करते चलेंगे। करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके भी चलता रहता है हमारा, और इतिहास भी साथ में चलता रहता है। अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल कौन है, राज्यपाल के बारे में थोड़ा सा बताने का प्रयास करेंगे। जिन्होंने ऑप्शन टिक किया होगा केवल्य त्रिविक्रम परनाइक, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल केवल्य त्रिविक्रम परनाइक जो हैं
वो अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल हैं। तो बाकी जो, जैसे हम बात करते हैं बंडारू दत्तात्रेय के बारे में, ये वर्तमान में हरियाणा के राज्यपाल हैं। सीपी राधाकृष्णन के बारे में अगर बात की जाए तो ये वर्तमान में झारखंड के राज्यपाल हैं। राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ये कहाँ के राज्यपाल हैं, तो वर्तमान में ये बिहार के राज्यपाल हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये बिंदु जो आपको ध्यान में रखने हैं, इसमें कभी भी गिनती नहीं होनी चाहिए। तो ये न्यूज कवर हुई। अब हम चलते हैं तीसरी न्यूज की तरफ। TRAI, इसका मतलब क्या होता है? भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, इंग्लिश में कहें तो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इन्होंने क्या किया है? इन्होंने 2 अप्रैल को यानी कि कल के दिन राष्ट्रीय प्रसारण नीति के लिए इनपुट मांगा है। ठीक है, और इसके लिए I&B मिनिस्ट्री के लिए, नेशनल ब्रॉडकास्टिंग पॉलिसी। तो इसमें जो भी पहलू हैं उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। यानी कि अगर नेशनल ब्रॉडकास्टिंग पॉलिसी के तहत देखें तो इन्होंने परामर्श इस मायने में मांगा है कि हम किस प्रकार से हमारी अर्थव्यवस्था में हमारे इस प्रसारण उद्योग को महत्वपूर्ण बना सकते हैं। इसका यानी कि ब्रॉडकास्टिंग का योगदान कितना महत्वपूर्ण हो सकता है हमारी अर्थव्यवस्था की दृष्टि से, घरों में टीवी की पहुंच में सुधार कैसे हो, और जो भी ब्रॉडकास्टिंग टेक्निक्स हैं उनको किस प्रकार से बेहतरीन बनाया जाए, और हमारे स्थानीय विनिर्माण को कैसे बढ़ावा मिले। ठीक है, वो सब चीजें ध्यान में रखते हुए इन्होंने ये सब किया है। और जो विदेशी प्रसारक हैं, ठीक है, उनको कैसे यहाँ पर आकर्षित करना है, फॉरेन ब्रॉडकास्टर्स, उनको कैसे आकर्षित करें। साथ ही साथ दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो को किस प्रकार से हम बेहतरीन बना सकते हैं, स्ट्रेंथनिंग कैसे कर सकते हैं उसकी। मूल कंपनी जो प्रसार भारती है उसका हमें विकास करना है, उसे मजबूत बनाना है। प्रसारण उद्योग के श्रमिकों की जो स्किल है उसमें कैसे इजाफा हो, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ये जो पॉलिसी है वो अपडेट की जा रही है, उसी के लिए ये परामर्श मांगा गया है। ठीक है ना, तो इस प्रकार एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं। अभी हमने एक शब्द यूज किया था TRAI। TRAI हिंदी में क्या है कहते हैं इसे? भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण। इसका मुख्यालय कहां पर है बताने का प्रयास करेंगे। जिन्होंने इसमें ऑप्शन टिक किया होगा न्यू दिल्ली, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। TRAI का मुख्यालय नई दिल्ली में है। और इस TRAI की स्थापना कब हुई थी? तो आप कहेंगे 20 फरवरी 1997 को TRAI की स्थापना हुई। यह दूरसंचार सेवाओं को विनियमित करने के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित एक नियामक प्राधिकरण है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? दूरसंचार के क्षेत्र में विकास करना, ठीक है, और ऐसा माहौल बना देना। ठीक है ना, दूरसंचार जो सेवाएं हैं उन पर नियंत्रण रखना भी इसका उद्देश्य है। और इसकी स्थापना से पहले पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा यह नियंत्रित होती थी। है ना, तो ये कुछ जो बातें हैं वो आपको ध्यान में रखनी है। और TRAI का उद्देश्य दूरसंचार क्षेत्र में नियम आधारित मुक्त और निष्पक्ष वातावरण जो है वो बनाना, और ऐसा सुनिश्चित करना कि देश के सभी प्रमुख दूरसंचार ऑपरेटरों के लिए एक समान अवसर बने। तो ये सभी इसके उद्देश्य हैं। मैंने एक अच्छे ढंग से आपको बताने का प्रयास किया। जैसे हम अभी बात कर रहे थे I&B के बारे में, यानी कि इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के बारे में, तो इसके वर्तमान में मंत्री कौन है? हु इज द प्रेजेंट यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग? जिन्होंने लिखा होगा ना ऑप्शन बी, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा, अनुराग सिंह ठाकुर वर्तमान में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं। जब हम बात करते हैं सुब्रमण्यम जयशंकर के बारे में, सुब्रमण्यम जयशंकर जिनके नाम से ही, जिनके ही खबर से हमने इस क्लास को शुरू किया था,
इन्होंने कहा था ना यूएनएससी के बारे में कि हम इसमें परमानेंट सीट हासिल कर लेंगे, लेकिन हमें मेहनत करनी पड़ेगी। वो तो एक न्यूज थी वैसे ही, लेकिन हमें जानना था यूएन के बारे में, यूएनएससी के बारे में। ठीक है, अब बात करते हैं हम नेक्स्ट के बारे में, इंडियन पोल्यूशन कंट्रोल वेसल, जिसका नाम है समुद्र पहरेदार। इसने क्या है, अब वियतनाम में पोर्ट कॉल की है, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, द विजिट एम्स टू स्ट्रेंथन टाइज बिटवीन आईसीजी एंड वीसीजी। आईसीजी और वीसीजी के बीच में संबंधों को बेहतरीन बनाना इसका काम है। ठीक है ना। और हमारे जो भारत के इंडिजिनियस शिप बिल्डिंग कैपेबिलिटीज हैं, यानी कि जो हमारे स्वदेशी जहाज बनाने की क्षमताएं हैं, उनको प्रदर्शित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, प्रियर टू हो ची मिन्ह, और ये अब हो ची मिन्ह पहुंच चुका है। हो ची मिन्ह वियतनाम की राजधानी, और उससे पहले फिलीपींस की राजधानी मनीला में भी ये विजिट करके आ चुका है। इंडियन कोस्ट गार्ड आईसीजी एक पोल्यूशन कंट्रोल वेसल है, और इसका नाम क्या रखा गया है, समुद्र पहरेदार, विद एन इंटीग्रल हेलीकॉप्टर। ठीक है ना। और इसने क्या है, हो ची मिन्ह में अभी ये रीच की है मंगलवार को, यानी कि कल ही। ठीक है ना। तो इस प्रकार आपको ये बिंदु ध्यान में रखने हैं। और एज अ पार्ट ऑफ इट्स ongoing overseas deployment to एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, यानी कि एशियान कंट्रीज से संबंधित। अगर हम बात करें आसियान के उद्देश्यों के बारे में, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, व्यापारिक सहयोग हो। ठीक है, व्यापारिक सहयोग बना रहे, और सामरिक सुरक्षा जो है वो बेहतरीन बने, राजनीतिक सहयोग होता रहे जो भी इसके सदस्य देश हैं। वैसे इसमें सदस्य देश कितने हैं, 10, और 11वां सदस्य देश जो है वो स्वीकार किसने किया था, तो तिमोर जो लेस्ट नाम है ना। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं आसियान के बारे में। आसियान को हिंदी में कहते हैं दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्र संघ। इसका मुख्यालय कहां पर है वो आपको बताना है, इसका मुख्यालय। तो जिन्होंने ऑप्शन टिक किया होगा ना, ऑप्शन ए उनका बिल्कुल ठीक रहेगा, जकार्ता इंडोनेशिया में इसका मुख्यालय है। एशियान की स्थापना कब हुई थी, 8 अगस्त 1967 को इसकी स्थापना हुई। कहां पे, तो इसकी राजधानी, जो थाईलैंड की राजधानी है ना बैंकॉक, तो वहां पर इसकी स्थापना हुई थी, थाईलैंड में, बैंकॉक में। ठीक है। शुरुआती दौर में जो इसके सदस्य देश थे वो कौन कौन से थे, एक तो आता है नाम थाईलैंड का, थाईलैंड। ठीक है। और एक नाम आता है मलेशिया। संस्थापक सदस्यों की बात कर रहे हैं, थाईलैंड, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और इंडोनेशिया। ये जो 5 देश हैं, ये 5 देश संस्थापक सदस्य हैं इस संगठन के, यानी इन सब ने मिलकर ही स्थापना की थी आसियान की। और कहां पे, बैंकॉक में। और जो ये घोषणा पत्र लिखा गया था उसे बैंकॉक घोषणा भी कहा जाता है, बैंकॉक घोषणा, उस पर सभी ने साइन किए। इस बैंकॉक घोषणा को आसियान घोषणा भी कहा जाता है ना। इस प्रकार से आपको ये बातें ध्यान में रखनी है। बाद में तो आपको पता है इसमें 1984 में ब्रुनोई भी इसका सदस्य बन गया, 1984 में ब्रुनोई इसका सदस्य बना, 1995 में वियतनाम इसका हिस्सा बना, 1997 में लाओस भी इसमें शामिल हो गया। ठीक है। और ब्रह्मा और कंबोडिया जो हैं वो 1999 में इसमें शामिल हुए। तो इसमें जो भी सदस्य देश हैं, यानी कि वैसे तो हम 10 देशों की बात करते हैं, 11वां तिमोर लिस्ट है। तो पहले तो इंडोनेशिया के साथ उनकी अनबन रहती थी, लेकिन अब उसे स्वीकार कर लिया गया था पिछले साल। तो जो भी इसके सदस्य देश हैं, सदस्य देशों को आपस में व्यापारिक सहयोग करना, उनकी सुरक्षा करना, राजनीतिक सहयोग करना, सांस्कृतिक और जो एक व्यक्तिगत संरक्षण हो सकता है उतना सहयोग करना इस संगठन का मुख्य उद्देश्य है आसियान का। क्षेत्रीय मुद्दों पर मिलकर काम करना,
ठीक है, ये सब इनके उद्देश्य हैं आसियान के। तो न्यूज जो है वो तो आज की हमारी यहाँ पर कवर होती है, और वैसे अभी तो कहानी बची हुई है, कहानी कंप्लीट नहीं हुई है। उससे पहले सूचना ये है कि जो भी हमारी क्लास होती है यूट्यूब चैनल पे, उसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दी जाती है। इसके लिए आपको क्या सर्च करना है, आपको सर्च करना है एडुरोही 24। जब आप एडुरोही 24 सर्च करेंगे टेलीग्राम पे, तो वहां पर अपनी प्रोफाइल दिख जाएगी, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो जैसे कि आपको पता है आज 3 अप्रैल है, हर दिन का इतिहास रहा ही रहा है। तो हमने 1 अप्रैल से कहानी शुरू की थी कि हम जब भी क्लास करेंगे तो उस दिन का इतिहास भी देखा करेंगे। तो उसी श्रृंखला के अंतर्गत आज 3 तारीख हो चुकी है, और 3 तारीख का भी इतिहास हम थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं। चलिए जी, 3 तारीख को क्या हुआ था, जो हमारे मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे वीर शिवाजी, तो उनकी पुण्यतिथि है, ठीक है ना, वीर शिवाजी। इनकी पुण्यतिथि है, तो हम सभी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं छत्रपति वीर शिवाजी महाराज को। और इनकी जो मृत्यु कब हुई थी, आज के दिन ही हुई थी, यानी कि 3 अप्रैल 1680 को इनकी मृत्यु हुई थी। इनकी मृत्यु को लेकर इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं, और कुछ इतिहासकार कहते हैं कि इनकी जो मृत्यु हुई थी वो साधारण थी, और कुछ कहते हैं कि इनको जहर देकर मारा गया था। तो 3 अप्रैल 1680 को इनकी मृत्यु हो गई थी। हर साल 3 अप्रैल को छत्रपति वीर शिवाजी महाराज की पुण्यतिथि मनाई जाती है। और इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी, रायगढ़ किले में, रायगढ़ किले में इनकी मृत्यु हुई थी। इन्होंने अपनी सूझबूझ और पराक्रम से मराठा साम्राज्य की नींव रखी, मराठा साम्राज्य। और सबसे पहले इन्होंने जो किला जीता था, लगभग 1645 के आसपास की बात है, उस समय इन्होंने मराठा साम्राज्य की नींव रखी। और ये मराठा साम्राज्य कब तक अस्तित्व में रहा, ये 1818 तक अस्तित्व में रहा था। 1645 से 1845, सॉरी 1645 से 1818। इस समय पेशवा कौन थे, तो नाम आता है बाजीराव द्वितीय। बाजीराव द्वितीय के समय में अंग्रेज आ गए थे, अंग्रेजों की लड़ाई हुई थी इस समय। और फिर आपको पता है बाजीराव द्वितीय को उन्होंने, यानी कि अंग्रेजों ने बिठूर में भेज दिया था पेंशन के बलबूते जीवित रहने के लिए। और ये जो पेशवा का पद था वो हमेशा के लिए समाप्त कर दिया था। यानी ये जो कहानी है मराठा साम्राज्य की 1645 से लेकर 1818 तक चलती है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा हम छत्रपति वीर शिवाजी महाराज के बारे में जानकारी हासिल कर लेते हैं। शिवाजी शिवाजी राजे भोसले, शिवाजी राजे भोसले। जब हम इनके बारे में बात करते हैं, इनका जन्म कब हुआ था, इनका जन्म 19 फरवरी को हुआ था। 19 फरवरी 1630 को महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ। वहां पर एक दुर्ग है शिवनेरी का दुर्ग, तो उस शिवनेरी के दुर्ग में इनका जन्म हुआ। इनकी माता जी का नाम क्या था, जीजाबाई। एक माँ जो है वो कैसे अपने बच्चों को संस्कार दे सकती है, इसकी बड़ी मिसाल है माता जीजाबाई, ठीक है ना। तो सभी माताओं बहनों को सीखना चाहिए जीजाबाई से, ठीक है ना। तो इन्होंने ही एक बेहतरीन शिक्षा दी। और इनके जब हम गुरुजी की बात करते हैं, तो एक नाम आता है दादाजी कोंडदेव। दादाजी कोंडदेव इनके गुरुजी थे। और एक नाम आता है रामदास जी। तो राष्ट्रीय, यानी कि एकजुटता की बात करते हैं ना, वो भावना इनके अंदर किसने भरी थी, गुरुजी जो हैं रामदास जी, उन्होंने। और छत्रपति वीर शिवाजी महाराज जो हैं उनको राजा की उपाधि किसने दी थी, मुगल शासक औरंगजेब ने इनको राजा की उपाधि दी थी। कहा जाता है कि वीर शिवाजी ने मुगलों की सेना को भी हराया था, और जो इधर
दक्षिण भारत में और भी सल्तनतें हमें दिखाई देती हैं, उनको भी क्या है कई बार धूल चटाई थी, ठीक है ना। और जो दरबारी शिष्टाचार थे उनको इन्होंने पुनर्जीवित किया। पहले फारसी भाषा का ज्यादा प्रचलन था, फारसी की जगह पर इन्होंने मराठी और संस्कृत को अपनी राजकाज की भाषा बनाया था। और इन्होंने एक युद्ध शैली विकसित की थी, छापामार युद्ध शैली, छापामार युद्ध शैली। हालांकि ये युद्ध शैली सबसे पहले इनके पिताजी ने प्रयोग में लाई थी। इनके पिताजी का नाम क्या था, शाहजी राजे। शाहजी राजे और जीजाबाई के ये बेटे थे, ठीक है ना। इस प्रकार ये आपको बिंदु ध्यान में रखने हैं। फिर इनकी शादियां हुई थी। इनकी जो सबसे प्रिय पत्नी थी उनका नाम था सेईबाई। सेईबाई इनकी सबसे प्रिय पत्नी थी। सेईबाई की कोख से पैदा हुए थे संभाजी राजे, संभाजी राजे, है ना। और इनकी एक पत्नी और थी सोयराबाई। सोयराबाई की कोख से पैदा हुए थे राजा राम, राजा राम, है ना। तो इस प्रकार आपको ये बिंदु ध्यान में रखने हैं। जब शिवाजी राजे के बारे में हम बात करते हैं, इनका खुद का राज्यभिषेक कब हुआ था, तो इनका राज्यभिषेक हुआ था 1675 में, और 1680 में इनकी मृत्यु हो गई थी। यानी कि इन्होंने राजा के रूप में 5 वर्ष तक, ये 75 क्षेत्र की बात है, वैसे आपको यहाँ पर क्षेत्र देखने को मिलेगा कि इनका जो राज्यभिषेक क्षेत्र में हुआ था, ठीक है ना। इस प्रकार से इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। ज्यादा लंबे समय तक इन्होंने, एक मिनट सॉरी, इसमें आप लिख देंगे, तो मिटो देते हैं पहले ना। 6 साल तक इन्होंने राजा के रूप में, 1674 में इनका राज्यभिषेक हुआ, 1680 में इनकी मृत्यु हो गई थी 3 अप्रैल को, यानी कि आज के दिन ही इनकी मृत्यु हुई थी रायगढ़ में। तो ये बिंदु जो है वो ध्यान में रखने हैं। और इनकी मृत्यु के बाद संभाजी राजे वो दूसरे छत्रपति बने, और तीसरे छत्रपति कौन बने, राजा राम। और राजा राम के बेटे का नाम क्या था, छत्रपति शिवाजी सेकंड। तो शिवाजी सेकंड नाम रखा था इन्होंने अपने बेटे का। ये कहानी बहुत लंबी है। हालांकि ऐसा नहीं है कि इनकी मृत्यु के बाद संभाजी राजे सीधे गद्दी पर बैठ गए थे, पहले राजा राम बैठे, लेकिन राजा राम को इन्होंने गद्दी से हटा दिया था और संभाजी राजे फिर यहाँ गद्दी पर बैठे, ठीक है ना। ये एक बस आपको सूचना देनी है और थोड़ा सा बताना है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज की भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में जो कथन सत्य है वो आपको बता देना है। कौन सा कथन सत्य है इसके बारे में आप बताने का प्रयास करेंगे। तो जिन्होंने उपरोक्त सभी लिखा होगा ना, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा, बहुत ही बढ़िया। छत्रपति वीर शिवाजी महाराज के बारे में अगर बात करें, इन्होंने जमींदारी और जागीरदारी प्रथा का विरोध किया और रैयतवाड़ी व्यवस्था को अपनाया। शिवाजी ने रस्सी द्वारा माप के स्थान पर काठी और मानक छड़ी का प्रयोग का प्रचलन शुरू कर दिया। इनके समय में भू राजस्व यानी कि लगान की दर कुल उपज का 33% हुआ करती थी, लेकिन बाद में बढ़ाकर 40% कर दी गई। यानी कि अगर आपके पास इतनी कोई भूमि है, उस भूमि पर आप कोई उत्पादन कर रहे हैं, तो उसमें जो भी उपज हुई उसका 33% आपको टैक्स के रूप में देना होता था। लेकिन बाद में ये टैक्स बढ़ा दिया गया, फिर आपको 40% टैक्स देना होता था, ठीक है ना। तो इस प्रकार आपको ये बातें जो है वो ध्यान में रखनी है। छत्रपति वीर शिवाजी महाराज इस धरती पर 50 साल तक रहे। 19 फरवरी 1630 को इनका जन्म हुआ, 3 अप्रैल 1680 को इनकी मृत्यु हुई। मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे ये। और इनका राज्यभिषेक कब हुआ था, 1674 में। और 6 साल तक इन्होंने राजा के रूप में यहाँ पर शासन संभाले रखा। हालांकि इन्होंने जो काम किए थे उसके लिए तो राजा बनना कोई अनिवार्य था भी नहीं। हालांकि आप कह सकते हैं कि इनका राज्यभिषेक जब हुआ तब इन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की। हालांकि उनसे पहले भी इन्होंने इतने किले जीत लिए थे कि कोई अंदाजा ही नहीं है। तो इस प्रकार आपको ये बिंदु जो है वो ध्यान में रखने हैं। आज के इतिहास में ये तो कुछ महत्वपूर्ण जो बात थी वो मैंने आपको बताई, ठीक है।
जब हम बात करते हैं इसी दिन की, यानी कि 3 अप्रैल की, 3 अप्रैल 2007 को क्या हुआ था, तो 3 अप्रैल 2007 को सार्क सम्मेलन शुरू हुआ था और उसकी मेजबानी किसने की थी, भारत ने। और वो कार्यक्रम नई दिल्ली में शुरू हुआ। सार्क के बारे में तो आप जानते ही होंगे, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन, है ना, दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। तो उसका जो 14वां सम्मेलन हुआ था ना, उस 14वें सम्मेलन की अध्यक्षता जो की थी भारत ने, 2007 की बात, इसी दिन से वो सम्मेलन शुरू हुआ था। और एक नाम आता है मेधा पाटकर का। 3 अप्रैल 2008 को स्पेशल क्या हुआ था, आप कहेंगे मेधा पाटकर जो है ना, मेधा पाटकर, इनको पुरस्कार दिया गया था राष्ट्रीय क्रांति वीर अवार्ड 2008। ठीक है, राष्ट्रीय क्रांतिवीर अवार्ड 2008 से सम्मानित किया गया मेधा पाटकर को। और तो बहुत हैं। 2006 में जब बात करते हैं, इनसे भी पहले 3 अप्रैल 2006 को नेपाल में माओवादियों ने संघर्ष विराम की घोषणा कर दी थी। और 1914 की बात करते हैं, 3 अप्रैल 1914, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। सैम मानेकशॉ की आपने मूवी भी देखी होगी, है ना, सैम मानेकशॉ। सैम मानेकशॉ भारतीय सेना के भूतपूर्व अध्यक्ष रहे थे, जिनके नेतृत्व में भारत ने 1971 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध में विजय हासिल की थी। 1971 के ये बड़े चमकते हुए सितारे थे, है ना। इन पे एक मूवी भी बनी हुई है, आपको अगर ध्यान हो तो इसमें, ठीक है ना। इस प्रकार आपको ये कुछ बिंदु जो है वो ध्यान में रखने हैं, ठीक है। ज्यादा और आवश्यकता है नहीं। 3 अप्रैल के दिन कुछ मुख्य बातें जो थी वो मैंने आपको बताई, ठीक है जी। बस इतना काफी है। चलिए जी, आप अगर वीडियो को लाइक कर देते हैं तो बहुत अच्छा होगा। आपको वीडियो पसंद आई ही होगी, ऐसा मेरा मानना है। तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। अपने 2 यूट्यूब चैनल हैं, एक का नाम है एडुरोही ऑफिशियल, जिस पर आप ये क्लासेस देख रहे हैं। एक है एडुरोही ऑफिशियल शॉर्ट्स, जो स्पेशली शॉर्ट्स के लिए बनाया गया है। इस पर आपको शॉर्ट्स वीडियो ही मिलेंगी। आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर, एक्स और टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। बस आपको टाइप करना है एडुरोही 24 उस प्लेटफॉर्म पे जाके, जिस प्लेटफॉर्म पे आप हमें फॉलो करना चाहते हैं। और किसी भी परीक्षा से संबंधित जानकारी के लिए आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, और ये व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 8307730527। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे ही मिल जाएगी, ठीक है ना। और सर्च कर लीजिएगा आप एडुरोही 24, वहां पर आपको पीडीएफ मिलती है डेली। और आपको बता दें, आप हमेशा कम्युनिटी पोस्ट को चेक करते रहिए अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। कम्युनिटी पोस्ट में करंट अफेयर्स को ध्यान में रखते हुए कुछ स्टैटिक क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो उसका भी क्या है, आप रिप्लाई किया कीजिए। और नीचे एक्सप्लेनेशन भी आपको अच्छे ढंग से प्रोवाइड करवाई दी जाती है, ठीक है ना। एक्सप्लेनेशन अच्छे तरीके से कम्युनिटी पोस्ट में आपको दिखाई देती है, वहां पर पता लग जाएगा। तो आप सभी का धन्यवाद, बने रहिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।